हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्ट्रक्टिव चाइल्ड बिहेवियर डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे, अर्थात विध्वंसकारी या विघटनकारी व्यवहार जो होता है बच्चों का, उस विकार के बारे में बात करेंगे। यह या इस प्रकार का व्यवहार बच्चों के दैनिक जीवन को बहुत ही गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, बहुत ही गहरा प्रभाव उनके ऊपर डाल सकता है। इस प्रकार के व्यवहार वाले जो बच्चे होते हैं वो यूजुअली असहयोगी और उद्दंड व्यवहार को दिखाते हैं, अर्थात उनका व्यवहार ऐसा होता है जिसको कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। कई सारे आंकड़ों में बताया गया है कि जो उनकी प्रतिक्रियाएं होती है वो उदासीनता मीन्स न्यूट्रल से लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा शत्रुता तक या आक्रामकता तक होती है। इनका व्यवहार अक्सर इनके आसपास के लोगों को प्रभावित करता है, अर्थात जो लोग इनके आसपास रहते हैं, अर्थात घर के लोग, जो इनके टीचर्स हैं, जो इनके फ्रेंड्स हैं, जो इनके नेबर हैं, वो सभी लोग इनसे पीड़ित रहते हैं उनकी इन हरकतों की वजह से। इसके अलावा जो बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर बहुत से हैं जो कि कई बार डिस्कस नहीं किए जाते हैं या बहुत ही कम पाए जाते हैं, तो जैसे कि डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। दूसरा है ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। थर्ड है कंडक्ट डिसऑर्डर। इस प्रकार के जो डिसऑर्डर्स हैं बच्चों में देखे जाते हैं। इन व्यवहारों वाले जो बच्चे होते हैं या विकारों वाले जो बच्चे हैं होते हैं वो बहुत ही ज़िद्दी, बहुत ही कठोर, अवज्ञाकारी और चिड़चिड़े होते हैं। इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इनका टेम्परामेंट बहुत ही हाई होता है। इस प्रकार आचरण विकार वाले बच्चे जो होते हैं जिनके बारे में हमने ऊपर अभी स्टडी किया है, इनमें कई बार शारीरिक रूप से भी आक्रामक बच्चे देखे गए हैं जो जानबूझकर और एक्टिवली जो दूसरे लोगों के जो अधिकार होते हैं उनका उल्लंघन करते हैं, अर्थात दूसरे लोगों के रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, रूल्स तोड़ते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। तो इस प्रकार के जो व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं ये बच्चे, ये कई बार जानबूझकर ही करते हैं। और जब कोई दूसरा व्यक्ति परेशान होता है तो इन्हें बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। इन विकारों के बीच में मुख्य अंतर बच्चों के द्वारा प्रदर्शित व्यवहार की गंभीरता, तीव्रता और जानबूझकर, इन तीनों के बीच है। अर्थात ये कई बार बहुत ही गंभीर होकर के भी इस प्रकार की हरकतें या व्यवहार कर देते हैं। कई बार इनकी जो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता, वो बहुत ही हाई या लो हो सकती है और ये जानबूझकर करते हैं इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को। माता पिता को बच्चों में किन लक्षणों की तलाश करनी चाहिए जिससे उन्हें पता चले कि उनके बच्चों में ये डिसऑर्डर है या नहीं। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं इस विकार वाले, वे अक्सर अपना आपा खो देते हैं। वे नियमों का और अनुरोधों पर वयस्कों के साथ बहस करते हैं और लड़ाई झगड़ा करने के लिए या फिर किसी भी तरीके का विवाद करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। हमेशा वो चाहते हैं कि वो किसी के साथ में विवाद करें। उसके लिए जैसे कि ये असहयोगी हो सकते हैं, कभी दूसरों की हेल्प ना करना, घर में हेल्प ना करना, इनको अगर कोई काम कहा जाता है तो इसलिए उस काम को मना कर देते हैं। छोटी छोटी सी बातों पर या जो सेंसलेस, मीनिंगलेस बातें होती है या जो इम्पोर्टेंस नहीं रखती है, उन बातों के लिए भी ये बच्चे बहुत बहस करते हैं। अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में या फिर अपने घर के जो बड़े लोग हैं उन सभी के साथ में ये किसी भी बात पर बहस कर सकते हैं। नियमों का पालन करने से इनकार कर देते हैं। जो बने हुए रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं ये उनको फॉलो नहीं करना चाहते हैं। इनके अकॉर्डिंग वो रूल्स गलत हैं या उनका पालन करने योग्य नहीं है, कोई भी कारण हो सकता है। ये लोग जानबूझकर दूसरों को नाराज़ करते हैं या दूसरों से बहुत ही आसानी से नाराज़ हो जाते हैं, अर्थात क्योंकि ये छोटी छोटी बातों को पकड़ते हैं, उस पर बहस करते हैं, ज़िद करते हैं, इस वजह से ये दूसरों को भी बहुत ज़्यादा नाराज़ करते हैं और साथ ही ये दूसरे लोगों से भी बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। और ये इस प्रकार का व्यवहार भी चाहते हैं कि लोग इन्हें वापस आकर के भी मनाएं। दूसरे लोगों की गलती या दुर्व्यवहार के लिए उनको दोष देना, ये हमेशा उन लोगों को कोसते रहते हैं, दोष देते रहते हैं कि किसी ने उनके साथ में गलती कर दी है या किसी और व्यक्ति ने अगर कोई गलती कर दी तो ये बार बार उसे जताते हैं, बार बार उसको टॉर्चर करते हैं। क्रोधी या द्वेषपूर्ण या ऐसा प्रतिशोधी व्यवहार
करना। जो इस प्रकार के बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने सिबलिंग्स के प्रति इस प्रकार का क्रोधित या प्रतिशोधी व्यवहार दिखाते हैं। जैसे कि घर में अगर 2 या 3 बच्चे हैं तो अगर किसी एक के मार्क्स ज़्यादा आ गए हैं और दूसरे के कम है तो वो पहला वाला उससे अब थोड़ा सा कंपटीशन में आ जाएगा कि अब इससे तो पेरेंट्स प्यार करेंगे तो मुझे क्या करना चाहिए। तो वे बच्चे इस प्रकार का विकृत मानसिकता रखने लगते हैं या इस प्रकार का बिहेवियर शो करने लगते हैं कि जैसे अब वो उस दूसरे सिबलिंग के साथ में हमेशा कंपटीशन में रहेंगे। अगर उनको कोई अच्छी चीज़ दी है अगर पेरेंट्स ने तो वे भी कहेंगे कि आपने इसे दी है लेकिन मुझे नहीं दी, क्योंकि आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते, स्नेह नहीं करते। तो इस प्रकार से वो एक प्रतिशोधी या द्वेषपूर्ण व्यवहार अपने भाई बहन से रखने लगता है और बात बात पर लड़ना झगड़ना देखा जाता है। कोई भी व्यक्ति हो, इस प्रकार का व्यवहार दिखाने में सभी सक्षम होते हैं, लेकिन जो इस प्रकार के उद्दंड विकार वाले जो बच्चे होते हैं वे अपनी उम्र की तुलना में दूसरे लोगों से कई बार इस टाइप का बिहेवियर शो करता है। अर्थात कई बार नॉर्मल व्यक्ति में भी इस प्रकार का विकार आ जाता है, कभी कभी उनकी मानसिकता भी बदल जाती है, लेकिन इस विकार वाले जो बच्चे होते हैं वो उनके मुकाबले बहुत अधिक बार इस प्रकार का व्यवहार दिखाते हैं। ये हमेशा अपने जो साथी होते हैं उनके साथ में कंपटीशन में लगे रहते हैं, संघर्ष में लगे रहते हैं। और कई बार क्योंकि इनका व्यवहार खराब होता है, विकृत होता है, इसलिए इनको जो स्कूल के अनुशासन होते हैं उनका कड़े अनुशासनों का पालन भी इनको करना पड़ता है। जो आचरण विकार वाले बच्चे या किशोर होते हैं उनमें कई प्रकार की संभावनाएं हो सकती है कि वो कैसा कैसा व्यवहार शो करते हैं। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि बच्चे किस प्रकार का व्यवहार दिखा रहे हैं। जैसे कि किसी को परेशान करना है, किसी को अब्यूज़ करना है, किसी को मारना पीटना है, किसी की चीज़ों को लेना है या उससे ज़बरदस्ती छीन करके उसे रुलाना है, या कोई भी अपना काम कर रहा है तो उसके काम को या अगर उसने कुछ बनाया है तो उसको तोड़ना फेंकना इन्हें बहुत पसंद होता है। ये लोग या इस प्रकार के बच्चे दूसरे लोगों के लिए सम्मान या उनके सम्मान में कमी करते हैं। अर्थात वे कभी भी दूसरों को सम्मान देना पसंद नहीं करते हैं, हमेशा दूसरों को परेशान करते हैं। ये बच्चे दूसरों को धमकाने और डराने का काम करते हैं क्योंकि ये इनकी आदत में होता है। इसलिए ये चाहते हैं हमेशा कि बच्चे इनसे डरे हुए रहें ताकि इन लोगों का सबके सामने अपना दबदबा बना हुआ रहता है। अन्य लोगों और जानवरों के प्रति आक्रामक रहना, दूसरे लोग और जो जानवर होते हैं उनको बहुत परेशान करते हैं। जैसे कि किसी को टीज़ करना है, किसी के बाल खींचना, किसी की कोई सामान ले लेना, या अगर वो कोई चीज़ खा रहा है तो उसको ले लेना। ऐसे जगह जहाँ पर मना कर रखा है कि गार्बेज नहीं डालना है वहाँ पर भी गंदगी या कीड़ा ऐसी चीज़ें डालते हैं। गंदगी फैलाना, जानवरों को परेशान करना, नैतिक शिक्षा का पालन न करना, दूसरे लोगों का सम्मान न करना, तो इस प्रकार के व्यवहार इनके अंतर्गत देखा जाता है। अगला है, ये बच्चे जानबूझ करके अपनी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, सामान होते हैं, उनको तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं। अर्थात ये जो इनके अंदर जो एनर्जी भरी हुई होती है उस एनर्जी को इस तरीके से जो अपने सामान होते हैं या अच्छी चीज़ें होती है या ऐसी चीज़ें जिनको देख करके दूसरे लोग खुश होते हैं उनको तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो क्योंकि इनके अंदर जो ये एनर्जी भरी हुई है उसको ये नेगेटिव तरीके से निकालते हैं और अपने सामानों को तोड़ना फोड़ना या क्षति पहुंचाना शुरू कर देते हैं। किसी के बारे में बिना महसूस किए या बिना बुरा महसूस किए चोरी करना या फिर झूठ बोलना, इस प्रकार की हरकतें भी ये बच्चे कर देते हैं। कई जगहों पर ये जैसे कामचोरी दिखाते हैं या अनुपस्थित रहते हैं या इधर उधर घूमते रहना, इस तरीके की हरकतें भी करते हैं। कई बार ये बच्चे घर से भी भाग जाते हैं, अपने माता पिता से दूर चले जाते हैं और ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर इनको कोई अप्रोच नहीं कर पाता है। ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा सामान फैलाना, गंदगी करना, अपने सामानों को व्यवस्थित ना रखना, अपने सामानों को जल्दी जल्दी तोड़ना, अपनी बुक्स को फाड़ना, अपने पेंसिल्स को तोड़ना, अपने टॉयज़ को तोड़ देना, और जो इनके खुद के खिलौने होते हैं उनकी जैसे गर्दन निकाल दी, हाथ या पैर निकाल दिए, तो इस प्रकार की हरकतें भी बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं। आचरण विकार वाले जो बच्चे होते हैं या जो किशोर होते हैं, इनके अंदर कुछ भी सकारात्मक नहीं होता है, अर्थात ये पॉजिटिव नहीं होते हैं। ये हमेशा
बहुत ही कठोर, कठिन और नकारात्मक होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की फीलिंग होती है, इसीलिए ये चीज़ों को तोड़ना फोड़ना पसंद करते हैं। और जब वो चीज़ें टूट जाती है तो इनकी जो एनर्जी होती है वो भी बॉडी से रिलीज़ हो जाती है, तो ये हल्का महसूस करने लगते हैं। इसी वजह से ये दूसरे लोगों के अधिकारों या उनकी भावनाओं अर्थात इमोशंस के साथ में या इमोशंस के प्रति बहुत ही कम सम्मान रखते हैं या सम्मान नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऐसे जो बच्चों में विध्वंसकारी व्यवहार होता है, इसके या ऐसे जो विकार होते हैं उसका क्या कारण हो सकता है। तो इसके बहुत सारे कारण, वैसे तो इसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं, रीजंस हैं, कॉजेज़ हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं। जैसे पहला है वंशागति, अर्थात जो माता पिता कई सारे जो मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित होते हैं, तो ऐसे माता पिता के बच्चों में विध्वंसकारी व्यवहार विकार देखा जा सकता है, जिसमें कि जैसे कि मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले माता पिता, जैसे कि शराब, सिगरेट या किसी भी प्रकार के ड्रग्स लेने वाले जो पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे ऐसा व्यवहार शो कर सकते हैं। ध्यान अभाव सक्रियता विकार, जिन बच्चों के ऊपर जो बच्चे अटेंशन सीकिंग बिहेवियर रखते हैं वो भी इस प्रकार के जो विकार होते हैं उनसे पीड़ित रहते हैं। किसी व्यक्ति की या बच्चे की मनोदशा ही खराब होती है तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वे भी इस प्रकार के विकार से पीड़ित रहते हैं। किसी भी प्रकार का अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर है या प्रॉब्लम है तो भी ऐसे बच्चे इस प्रकार के विकार से पीड़ित रहते हैं। असामाजिक व्यक्तित्व विकार हो अगर इनके अंदर, अर्थात ये एंटी सोशल पर्सनालिटी या एंटी सोशल बिहेवियर अगर इनका होता है, तब भी ये इस प्रकार के विकार से जुड़े हुए होते हैं। हालांकि कई बार ऐसे भी देखा जाता है कि इस प्रकार के विकार वाले जो बच्चे होते हैं उनकी फैमिली का एनवायरनमेंट भी अच्छा होता है या फिर पेरेंट्स अच्छे होते हैं या पेरेंट्स का व्यवहार अच्छा होता है, तो कई बार ऐसे परिवारों से भी इस प्रकार के विकार वाले बच्चे देखे जा सकते हैं। अगला है वातावरण। जो विध्वंसकारी बच्चे होते हैं वो अगर इस प्रकार के या खराब माहौल या वातावरण में रहते हैं तो जी उनके विकारों की जो इंटेंसिटी होती है या खतरा होता है वो और भी अधिक बढ़ जाता है। और ये जो वातावरण होता है वो क्या हो सकता है, जैसे कि माता पिता के द्वारा या माताओं के द्वारा शिशु को अस्वीकार कर दिया जाए, माताएं अपने बच्चों को एक्सेप्ट ही नहीं करती हैं, या फिर बच्चों की जो देखभाल की जा रही है वो किसी ऐसे गरीब व्यक्ति के साथ की देख रेख में की जा रही है जो खुद कैपेबल नहीं है, अर्थात उसके पास इतना इनफ पैसा या इनफ अच्छा वातावरण नहीं है कि वो एक बच्चे को अच्छा और सुखी जीवन प्रदान कर सके। तो बच्चों को कमियां देखनी पड़ती है, जिसकी वजह से भी बच्चे कई बार इस प्रकार का विकार या व्यवहार दिखाने लगते हैं। जब बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, कई सारी कंडीशंस ऐसी आती है जैसे कि डाइवोर्स की कंडीशन होती है या सिंगल पेरेंट की कंडीशन होती है, जिसके अंतर्गत जो बच्चे होते हैं या तो दोनों माता पिता से अलग हो जाते हैं या फिर किसी अपनी माता से या फिर पिता से जब अलग हो जाते हैं तब भी बच्चों में इस प्रकार के विकार देखने को मिलते हैं। बच्चों का यदि शारीरिक, भावनात्मक या यौन शोषण किया जाता है या इन्हें उपेक्षित किया जाता है तब भी बच्चे अंदर से घबरा जाते हैं। कई बार वो समझ नहीं पाते कि उनको इस प्रकार की सिचुएशन को कैसे काउंटर एक्ट करना है, तो ऐसी कंडीशंस में भी बच्चे इस प्रकार के विकार से पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुंठाएं भर जाती है, गुस्सा भर जाता है और वे कई बार इसी वजह से आक्रामक हो जाते हैं। इसके अलावा जो बच्चे गरीबी में रहते हैं या फिर जिनके घरों में घरेलू हिंसा होती है, गरीबी में रहने वाले बच्चों को कभी भी अच्छा वातावरण नहीं मिलता है, क्योंकि न तो उनके आसपास शिक्षित लोग होते हैं, न रहने की हाइजीनिक कंडीशंस होती हैं और न ही खाने के लिए अच्छा भोजन होता है। तो इसकी वजह से बच्चों के अंदर कई सारे भावनात्मक विकार आते हैं और इस प्रकार से बच्चे विध्वंसकारी हो जाते हैं। तो वे कई बार गलत एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं या किसी प्रकार के गैंग्स में या इनमें भी शामिल हो जाते हैं, जो आगे चल करके बहुत ही गंदे कार्य करते हैं। जैसे कि कई बच्चों के घर में घरेलू हिंसा का माहौल भी होता है, तो बच्चे इन घरेलू हिंसाओं की वजह से भी कई बार इनकी जो मानसिकता होती है विकृत हो जाती है। मादक द्रव्यों के सेवन कर लेते हैं या फिर कोई अगर इनके घर में कर रहा है और उसके पश्चात कोई घरेलू हिंसा करे या कोई भी ऐसा खराब व्यवहार करे, तब भी बच्चे इस प्रकार के विकार से ग्रसित हो जाते हैं। तो ऐसे वातावरण में रहने पर बच्चों में जो इन विकारों के विकसित होने का खतरा होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला है शारीरिक।
उन बच्चों के अंदर विघटनकारी व्यवहार विकसित होने का अधिक अधिक जोखिम होता है जिन बच्चों का जन्म के समय कम वजन था, अर्थात लो बर्थ वेट वाले जो बच्चे होते हैं उनके अंतर्गत ये विकार अधिक देखा जाता है। कुछ बच्चे जो न्यूरोलॉजिकल क्षति का सामना कर रहे हैं उन बच्चों के अंतर्गत भी इस प्रकार का व्यवहार देखा जाता है। कई बार ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं कि ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। कई बार ये खुद को नुकसान भी पहुंचा देते हैं, कुछ चीज़ें जला देते हैं, अपने भाई बहन को बहुत ज़्यादा पीट देते हैं और कई तो इतने आक्रामक भी हो जाते हैं कि कई बार किसी किसी को मार भी देते हैं। इसके अलावा जानवरों को मारना या इस प्रकार की जो हरकतें होती है वो तो बच्चे बहुत ही आम होती है उनके लिए, ये चीज़ों को तोड़ना मरोड़ना। अगला है मनोवैज्ञानिक। जो बच्चे अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं उनके अंदर इस प्रकार के जो विकार होते हैं या विघटनकारी व्यवहार होते हैं विकार, उनके विकसित होने का खतरा अधिक होता है। ADHD वाले जो बच्चे होते हैं उनमें से लगभग 1/3 से 1/3 बच्चों के अंतर्गत इस प्रकार का जो सह अस्तित्ववादी अवज्ञा विकार होता है ये डेवलप हो सकता है। विघटनकारी व्यवहार जो होते हैं इस प्रकार के विकारों का निदान कैसे किया जाता है, कैसे इनसे छुटकारा पाया जाता है? तो क्योंकि इस प्रकार के विकार का निदान करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन यह असंभव नहीं होता है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, ग्रेजुअल प्रोसेस है, पर धीरे धीरे पॉसिबल होता है कि इन विकारों से काफ़ी हद तक राहत पाई जा सकती है। ऐसा इसका निदान मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि चिंता, अवसाद या पुराने तनाव या फिर कुछ ऐसी अन्य स्थितियां हैं, ऐसी स्थितियों में रहने वाले बच्चे या किशोर होते हैं वो इनसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में या बहुत ही अधिक पीड़ित हो जाते हैं इस प्रकार के स्थितियों से, तो जिसकी वजह से उनके अंदर से जो ये विकार होता है उसे निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगला है विघटनकारी व्यवहार विकारों का इलाज कैसे किया जाता है। जो विघटनकारी व्यवहार वाले जो बच्चे होते हैं इनको जो थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है या कुछ टेक्निक्स के द्वारा इनको ठीक किया जा सकता है। इन जो ये टेक्निक्स होती हैं स्पेशल बिहेवियरल टेक्निक्स, इनको घर में या स्कूल में अगर बच्चों के लिए लागू किया जाता है तो ये उनके लिए ज़्यादा लाभकारी होते हैं। चिकित्सकीय दृष्टिकोण से इन जो आमतौर पर इसके लिए कई सारे तरीके शामिल किए जाते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे जो कि 9 वर्ष से कम है उनके लिए जो पेरेंट्स का इंटरफेरेंस होता है उसको थोड़ा सा प्रतिबंधित कर दिया जाता है। बच्चों को उनके स्वयं के क्रोध और संकेतों के बारे में जागरूक बनाने की थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाती है, अर्थात उनको बताया जाता है कि वे कब गुस्सा करते हैं, किस कारण से उनको गुस्सा आ सकता है। तो जो उनके स्वयं के जो क्रोध होते हैं और क्रोध संकेत, अर्थात जब वो गुस्सा आता है तब वे जैसे चीज़ें फेंकना शुरू कर देना, अपनी चीज़ें फाड़ लेना, कभी खुद को हर्ट कर लेना, अपने सामानों को हर्ट करना या अपने पेट को हर्ट कर लेना, अपने सिबलिंग को हर्ट कर लेना, तो इस प्रकार की जो हरकतें होती है, लक्षण होते हैं, ये क्रोध के संकेत होते हैं। तो इससे बच्चों को जागरूक किया जाता है। विभिन्न मुकाबला रणनीतियों को आरंभ करने के लिए संकेतों के रूप में क्रोध संकेतों का उपयोग करना, अर्थात क्रोध संकेत जैसे ही पता चलता है तो इनसे निपटने के लिए कुछ रणनीतियाँ तैयार की जाती है कि जैसे अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आए या इस प्रकार से हो तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपको 10 to 1 रिवर्स काउंटिंग करनी है, या फिर आपको कुछ चैंटिंग करनी है, या आपको कुछ खा लेना है, या आपको कोई एक बॉल दी जाती है स्क्वीज़ करने के लिए, आपको इसको स्क्वीज़ करते जाना है बार बार जब तक कि आपको गुस्सा ना आए, या फिर आप डीप ब्रेथ्स ले सकते हो। तो बच्चों को इस प्रकार की कुछ रणनीतियाँ बताई जाती हैं। बच्चों के आत्मनियंत्रण में सुधार के लिए सकारात्मक सुदृढ़ीकरण प्रदान करना, अर्थात बच्चों का सेल्फ कंट्रोल डेवलप कराने की कोशिश की जाती है। जब बच्चे सेल्फ कंट्रोल्ड होंगे तो अपने आप से इस प्रकार की हरकतों को करना कम कर देंगे। अगर कुछ बच्चों के अंतर्गत इस प्रकार के विकार या आचरण का जो निदान है ये किया जा रहा है
तो उसे और अधिक गहन व्यवहार प्रबंधन के लिए स्थापित करने के लिए एक विशेष कक्षा के रखने का निर्णय लिया जा सकता है। अर्थात अगर किसी बच्चे को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके या कोई स्पेशल क्लासेस रख करके भी उनको ये व्यवहार सिखाया जा सकता है या ट्रेनिंग्स दी जा सकती है। जब कई बार इस प्रकार की जो समस्याएं होती है उनके लिए प्रोफेशनल हेल्प भी लेनी पड़ सकती है, तो वो कब लेनी चाहिए? तो हम देखते हैं कि कई बार बच्चे बहुत ही ज़्यादा पीड़ित होते हैं ऐसी समस्याओं से, जैसे नाल अवज्ञा विकार या आचरण विकार के साथ रहना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है, बहुत ही समस्या प्रदायक हो सकता है। यह माता पिता के लिए भी, सिबलिंग्स के लिए भी या आसपास के लोगों के लिए भी हो सकता है। तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि बच्चों का जो ये व्यवहार होता है यह एक सिंपल व्यवहार या साधारण चीज़ नहीं है, इसको ट्रीट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसके लिए कई बार जो पेरेंट्स होते हैं वो कुछ ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, वो चाहे घर में हो या फिर स्कूल्स में भी हो सकती है। और साथ ही साथ जो पेरेंट्स होते हैं उनको साइकियाट्रिस्ट की भी हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेने से वो इन सिचुएशंस को और भी अच्छे से काउंटर कर सकते हैं, समझ सकते हैं तथा बच्चों को अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इस प्रकार आज के इस लेक्चर में हमने इस विकार के बारे में डिस्कस किया, यह क्या होता है, किन कॉजेज़ की वजह से होता है और इसमें हम क्या क्या निदान कर सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।